हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और बच्चों, हम जानते हैं कि कल आपका 10th का मैथ का एग्ज़ाम है और जो अभी हम लेके आए हैं थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम इम्पॉर्टेंट है इस साल आने के लिए, तो इस साल ये आ सकता है और ये 5 नंबर का आता है बच्चों। ठीक है, बार बार पूछा जाता है थेल्स थ्योरम या थेल्स का विलोम, दोनों ही पे बात होने वाली है। तो थेल्स थ्योरम क्या है? इसको बीपीटी भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहा जाता है। तो है क्या कह रहा है? देखिए, इसका ये भी 2 नंबर का आ सकता है कि पूछ सकता है कि थेल्स थ्योरम क्या है। तो आप ध्यान देंगे कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है या विभाजित हो जाती है। तो मतलब क्या है कि एक त्रिभुज बना लीजिए आप, ठीक है ना। देखिए, इसको प्रूफ करने का तरीका बता रहा हूं मैं। एक त्रिभुज बनाया मैंने, जिसको कहा मैंने ए बी सी। ठीक, इसने कहा है कि एक भुजा के समांतर तो बीसी के समांतर एक रेखा खींच रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है ना। बीसी के समांतर एक रेखा यहाँ पे खींच रहा हूं, जिसको मैं डी ई कह ले रहा हूं, डी ई। डन है, यहाँ पे डी ई हो गया। डी ई समांतर किसके है? बीसी के। इसने कहा है, तो इसने कहा आपसे कि भाई जब डी ई बीसी के समांतर है तो ए डी, जो ये दिख रहा है ना, ए बी और ए सी, वो समान अनुपात में बांट देगी। इसका मतलब क्या है कि पहले बनाया इसको हमने, यहाँ पे सॉल्यूशन जब करेंगे हम यहाँ पे तो फिगर बना लेंगे। यहाँ पे ए बी सी डी ई पैरेलल हो जाएगा बी सी के। तो यहाँ पे दिया है, लिखेंगे यहाँ पे दिया है कि डी ई पैरेलल किसके है? बी सी के। ठीक, और सिद्ध क्या करना है? सबसे पहले ये लिख देंगे आप, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई? कि AD, ठीक है ना, AD को आप अगर अनुपात बांटिएगा DB से, डिवाइड कीजिएगा DB से, तो वो बराबर होगा, मतलब इसका अनुपात बराबर किससे होगा? इस वाले के अनुपात से, मतलब AE बाई EC हो जाने वाला है। AE बाई EC हो जाने वाला है। ये सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। यही आपको कह रहा है कि दिया हुआ ये चीज है, ये प्रूफ करना है। ऐसे ये हो जाता है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं? आपसे रचना करने वाले हैं हम लोग। क्या करने वाले हैं? रचना। बिना रचना के नहीं बनने वाला है। तो रचना क्या करने वाले हैं भाई? कि हम लोग डी से सम्मुख भुजा पर, मतलब सामने की भुजा पर, सामने भुजा है ना, सामने की भुजा पर एक लंब खींचेंगे, ठीक है ना, डी एन। और तो यहां देखिए, डी से सम्मुख भुजा पर डी एन लंब तथा ई से, ठीक है ना, ई एम लंब खींचा, तथा ई से ई एम लंब खींचा गया। ठीक, तो मैंने क्या कहा कि भाई डी से डी एन लंब खींचिए और ई से ई एम लंब खींचिए, है ना। ई से ई एम लंब खींचिए, खींच देगा यहाँ पे। डन है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद काम होने वाला है, तो हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल का काम करने वाले हैं। किसका काम करने वाले हैं? त्रिभुज के क्षेत्रफल का। और हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? 1/2, है ना, आधार, ठीक है ना, गुना ऊंचाई, यही ना होता है। 1/2 इंटू बी इंटू एच, पढ़ा होगा आपने। ठीक, तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम एक त्रिभुज लेने वाले हैं, और वो त्रिभुज देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बना, ये वाला ADE, है ना। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हम लोग निकालने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि ADE का क्षेत्रफल निकालना है हमको, तो आधार इंटू ऊंचाई होगा। तो आधार क्या लिया जाए? अब आधार देखिए, आधार आपको ये लेना है, ये दिख रहा है ना, ये त्रिभुज ले रहे हैं आप, देखिए ध्यान से, ये त्रिभुज ले रहे हैं आप।
तो आधार आप ये लीजिएगा AD। क्यों भाई? क्योंकि प्रूफ करना है AD बाई DB, इसलिए पहले AD का बात कर रहे हैं हम। और उस पर लंब कौन सा है? EM लंब है ना। तो हम जानते हैं किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, है ना। तो आप लिख भी सकते हैं आधार इंटू ऊंचाई, यहाँ पे आधार, ठीक है ना, इंटू ऊंचाई। उसके बाद यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है ना, या आप इसको ना भी लिखे तब भी चलेगा, या लिख भी दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ADE का क्षेत्रफल, ठीक है ना, समझा। तो 1/2 इंटू आधार कितना है? आधार है AD, आधार कितना है? AD। और ऊंचाई कितना, लंब कितना है? वो है EM लंब, है ना, तो EM लंब है। ठीक, ये हुआ इक्वेशन नंबर 1, डन है। फिर आप, अच्छा रचना में एक काम और होगा, रचना में एक काम और होने वाला है। अब वो क्या होने वाला है देखिएगा, कि आपने करना क्या है, ये दिख रहा है ना, D को C से तथा E को B से मिला दिया, D को C से तथा E को B से मिलाया, E को B से मिलाया, ये भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये करने से क्या फायदा होगा हम बता रहे हैं। ये करने के बाद आपको ये दिख रहा है, ये ट्रायंगल देखिएगा ध्यान से, ये ट्रायंगल दिखा, ये ट्रायंगल दिखा DBE, ठीक। तो DBE दिखा तो ट्रायंगल, देखिए ध्यान से, DBE दिख रहा है यहाँ ट्रायंगल, ये वाला, ये ट्रायंगल दिख रहा है। तो DBE का जो ट्रायंगल है, चूंकि हमको DB लेना है ना, तो इसका क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा। तो DBE का क्षेत्रफल वही होता है भाई, अगर आप देखें त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल निकालने के लिए, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो वही 1/2 इंटू बेस, मतलब क्या, आधार। तो आधार इसका क्या लेंगे हम? DB ले लें, आधार DB ले लिया, ठीक है, इंटू ऊंचाई। अब देखिए बात होता क्या है, यहाँ पे ऊंचाई तो ये था लंब, लेकिन ये क्या है भाई, तो ये जो है जो आपको ट्रायंगल है उसकी ऊंचाई भी यही हो जाएगी, EM हो जाएगी, ठीक है ना, समझे। तो जब ट्रायंगल ऐसा बने, ठीक है ना, इस तरह से इसकी ऊंचाई यहाँ हो जाती है, बाहर हो जाती है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि इसकी जो ऊंचाई है वो भी क्या है? EM है। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे EM हो जाएगा, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर ये 2 कर लीजिए, और इन दोनों को डिवाइड कर लीजिएगा। इन दोनों को क्या करना है? हम लोग को डिवाइड कर लेना है, ठीक है ना, इन दोनों को डिवाइड कर लेना है, ठीक है ना। पहले को दूसरे को पहले से डिवाइड किया गया, ठीक है ना, दूसरे को डिवाइड करना है पहले से, ठीक है ना। ये पहले को दूसरे से डिवाइड कीजिए, बात एक ही है, 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। तो देखिए डिवाइड जब कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ठीक है ना, ADE का क्षेत्रफल, देखिए तो यहाँ पे आगे करते हैं, ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू, ठीक है ना, AD इंटू EM हो जाएगा, है ना। और डिवाइड करिएगा त्रिभुज, कौन सा क्षेत्रफल था भाई? तो ये था आपको DBE का क्षेत्रफल, 1/2 DB इंटू EM, DBE का क्षेत्रफल, है ना। तो DBE का क्षेत्रफल है, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल है। तो ये भी क्या है भाई? 1/2, है ना, देखिए 1/2 इंटू DB इंटू EM, इसका भी है, दोनों क्या होगा? कट जाएगा, ये दोनों क्या होगा? कट जाएगा, तो AD बाई DB बचा। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल डिवाइड किया त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल से, तो वो आया AD बाई DB। इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए, ठीक है ना। अब सेम प्रोसेस आपको जाएगा किसके साथ भाई? तो जाएगा इस वाले त्रिभुज के साथ, फिर से वही, हमको यहाँ ना देखिए इस साइड का आपका काम हो चुका है, AD डिवाइड DB ला चुके हैं, हमको AE डिवाइड EC चाहिए। तो सोचिए आप कौन से त्रिभुज में काम करेंगे भाई? तो पहला तो त्रिभुज यही हो जाएगा आपका, लेकिन अब आधार कहलाएगा ये,
ए ई, है ना। तो त्रिभुज ए डी ई में, फिर त्रिभुज ए डी में आधार क्या होगा, ए ई, और ऊंचाई इसका क्या होगा, ऊंचाई होगा डी एन हो जाएगा, है ना। तो मैं लिख रहा हूँ इसको, ध्यान समझ में आया। देखिए त्रिभुज ए डी में 1/2 हुआ, है ना, आधार क्या हुआ, ए ई हो गया, आधार क्या हुआ, ए ई, है ना, और इनटू आपको ऊंचाई कितना हुआ, डी एन हो गया, डी एन। तो यही चीज मैं वहां लिख दूंगा, इसका ए डी ई का क्षेत्रफल, है ना, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एन हो जाएगा, है ना भाई, ठीक है, डन है यहाँ तक। सेम काम त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में करेंगे, अब यहाँ पे सेम काम यहाँ नीचे वाले में, कौन से वाले में भाई, तो नीचे वाले में होगा, किस वाले में होगा, तो यहाँ देखिए अब ध्यान से, ये त्रिभुज देख रहे हैं, ये, है ना। अच्छा इसी त्रिभुज को क्यों लिया गया, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसका आपको आधार क्या मिले, ईसी मिले, ये वाला, इसका आधार ईसी है, और इसकी ऊंचाई भी क्या है, देखिए इसकी ऊंचाई भी बाहर में डी एन है, ठीक है ना। तो इसका भी क्षेत्रफल होगा 1/2 होगा, है ना, ईसी हो जाएगा आपका, है ना, इनटू में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी ऊंचाई जो होगी वो भी डी एन हो जाएगी, इसकी ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, डी एन। ये भी ऑब्ट्यूज एंगल ना है, उसको बाहर की ऊंचाई क्या होती है भाई, आपको बाहर की ऊंचाई ली जाती है ना, ठीक है यहाँ तक। तो वन किसका, डी ई सी का क्षेत्रफल, किसका भाई, डी ई सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल देखिए तो क्या होगा, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल लेना है 1/2 इंटू, ठीक है ना, ई सी इंटू डी एन हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 बोल दीजिए, मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 5 बोल दीजिए। अब फिर वही काम करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, तो डिवाइड होगा तो क्या आएगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है ना, इसको 3 कर लीजिएगा, इस तरह से दे दीजिएगा, डिवाइडेड बाय त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एन, यहाँ 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एन, कट गया, बचा क्या आपके पास, देखिएगा तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल जो होगा डिवाइड त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए ई बाई ई सी, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप देखेंगे इसको तो मेरे काम का चीज ये है और एक ये, ठीक, हमको बराबर किसको करना है, ए डी बाई डी वी, ए ई बाई ई सी, इसका मतलब हमको इन दोनों को बराबर करना होगा। अब इन दोनों में एक चीज तो बराबर है, ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल, डी बी ई और डी ई सी को अगर बराबर कर देंगे तो काम हो जाने वाला है। अब बराबर कैसे होगा, देखिए बराबर कैसे होगा, बराबर है ये, कैसे बराबर है भाई, सुनिए एक बात और, ठीक है ना, यहाँ सिखा रहा हूँ समान आधार, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी आपको देखिएगा, मान लीजिए मैं इसको आधार मान लूँ और इससे एक त्रिभुज बनाऊँ ऐसे, ठीक है ना, और एक त्रिभुज ऐसे बनाऊँ, तो इन दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना वो बराबर होगा। क्यों होगा, 9th में एक थ्योरम है उसमें कहा गया है कि जब आधार एक ही आधार पर, समान आधार पर और समांतर रेखाओं के बीच जो भी त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ देखिए तो इसमें क्या है भाई, इसमें समान आधार नहीं है, यहाँ देखिएगा ध्यान से, समान आधार देखिए, चाहे ये डी डी बी ई देखिए, डी ई समान आधार, या डी ई सी देखिए, डी ई समान है ना आधार, है ना, और दोनों समांतर रेखाओं, है ना, डी ई पैरेलल है ना बी सी के, समांतर रेखाओं के बीच है, इसका मतलब इन दोनों का क्षेत्रफल जो होगा बराबर होगा। अब लिखने का तरीका क्या है, तो लिख दीजिएगा आप यहाँ पे, ठीक है, क्या लिखिएगा भाई, समान आधार तथा, ठीक है ना, समांतर, दो समांतर तथा दो समांतर रेखाओं के बीच बने, रेखाओं
के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल। अब बताइए कि जब मैंने कह दिया कि ये बराबर है और ये तो बराबर था ही, तो क्या तीसरा और छठा से नहीं हो जाएगा ये दोनों बराबर? तो लिख सकते हैं कि तीसरा और छठा से, ठीक है ना, ये दोनों बराबर AD/DB बराबर होगा किसके भाई? AE/EC के। समझ में आ गया? और ये आपका हो गया प्रूफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप एक काम कर सकते हैं कि आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना, आप यहाँ से देख सकते हैं क्या किया गया है। पहले याद कीजिएगा कि पहले एक फिगर बना लीजिएगा, दिया है, जो दिया है लिख लीजिएगा, सिद्ध करना यहाँ लिख लीजिएगा, रचना जो है ना ये पहले कर लेना है, वो मेरे ध्यान से निकल गया था, यहाँ पे रचना पहले कर लेना है। रचना करने के बाद इस त्रिभुज में काम करना है, ADE में त्रिभुज का काम कीजिएगा, फॉर्मूला होता है जो लिख लीजिएगा, समझे। फिर उसी इस वाले में देखिए, इस वाले में काम कीजिएगा तो ये वाला जब साइड में काम कीजिएगा तो इस त्रिभुज को लीजिएगा और इस त्रिभुज का लीजिएगा, है ना, ठीक है। उसी तरह से फिर इस वाले में काम कीजिएगा तो इस वाले को लीजिएगा और ये दिख रहा है ना, ये वाला ये दिख रहा है, इस वाले को लीजिएगा। दोनों को लेके यहाँ पे जब आएंगे हम लोग, ठीक है ना, यहाँ पे जब आएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्रूफ। 5 नंबर है और एक और कराने वाले हैं थेल्स का विलोम, दोनों में से कोई तो एक आ जाने वाला है, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं थेल्स का विलोम। बहुत बार आ चुका है थेल्स का विलोम, मतलब ना 14 में, 15 में, 21 में, 24 में, ठीक है ना, आ ही जा रहा है। 24 में पूछा, 25 में नहीं पूछा है। तो देखिए थेल्स चाहे पूछ सकता है, चाहे थेल्स का विलोम, और ये ज़्यादा इजी है, थेल्स का विलोम ज़्यादा इजी है। थेल्स पता होना चाहिए भाई, बिना थेल्स के नहीं काम चलने वाला, ठीक है ना, ये भी बात है। तो देखिए क्या कहा थेल्स का विलोम, कहा यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, इस उल्टा है ना, तो एक ही अनुपात में विभाजित करे, विभाजित कर दिया, वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। उल्टा ना, उल्टा मतलब क्या है भाई, उसमें पढ़ा था कि एक रेखा के समांतर है तो दो अन्य रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगी। इसमें क्या कहा कि समान अनुपात में एक रेखा है, समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, वो तीसरी रेखा के समांतर होंगी। चलो भाई कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम तो है सॉल्यूशन जब भी करते हैं हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज बनाया हमने यहाँ पे, देखिए एक त्रिभुज बना लिया हमने यहाँ पे इस तरह, ठीक है ना। तो A हो गया, B हो गया, C हो गया। इसने कहा एक रेखा है दो अनुपात में बांट रही है। मान लो इसको मैं समांतर नहीं बना रहा हूँ, मैं थोड़ा ना टेढ़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा ना आपको एक साइड झुका दे रहा हूँ, ठीक है ना, डन। मान लो समांतर नहीं है अभी, ठीक है ना, या अभी तो समांतर लग रहा है ना, थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, ठीक है, समांतर नहीं लग रहा है, नहीं है समांतर, ठीक है ना, तो इसको मैं D, इसको मैं E कह दे रहा हूँ, समांतर नहीं है। और सुनिएगा ध्यान से, इसने कहा, इसने दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है, दिया है ना, क्या दिया है भाई, तो दिया है आपको, देखिए दिया है, क्या दिया है कि AD DB, AD डिवाइड AD अपॉन DB, ठीक है ना, AD डिवाइड DB बराबर है AE अपॉन EC के, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। और सिद्ध क्या करना है बाबू, सिद्ध करना है, बताया मैंने, हमेशा लिखेंगे सिद्ध करना है कि DE पैरेलल है BC के, D पैरेलल किसके है, BC के। तो रचना, बिना रचना के काम चलेगा नहीं, रचना करते हैं भाई, तो रचना किया जाए, चलिए रचना, है ना। तो रचना करते हैं। AC पर एक ऐसा बिंदु लिया गया, देखिए AC पर एक ऐसा बिंदु लिया गया, AC पर एक ऐसा बिंदु लिया गया, ठीक है ना, जो जिससे, है ना, AC पर एक ऐसा बिंदु लिया गया
ई डैश जो, ठीक है ना, डी ई डैश मतलब ये, ठीक है ना, डी ई डैश, समझे, यहाँ पे लीजिए, कहीं पे ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, या अगर दिखाना है तो हम यहाँ भी ले सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ले सकते हैं ई डैश, ठीक है, देखिए, ठीक, ई डैश, तो डी ई डैश पैरेलल हो जाएगा किसके, बी सी के, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे हमने बता दिया कि डी ई डैश जो है वो पैरेलल किसके है, बी सी के, लग भी रहा है, देख लीजिए, ठीक है, ये बात समझ में आ गया यहाँ पे। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ से करने वाले हैं हम लोग, तो देखिए सबसे पहली बात, मैं एक काम करता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, और चूंकि डी ई डैश पैरेलल है बी सी के, इसलिए थेल्स परमे से सोचिए ना, ये जो है कहाँ गया भाई, ये जो है इसके पैरेलल है, इसका मतलब थेल्स लगेगा ना, यहाँ पे थेल्स क्या लगेगा कि ए डी डिवाइड डी बी बराबर होगा ए ई डैश डिवाइड ई डैश सी के, है ना, तो ए डी यहाँ लगा देते हैं भाई, ए डी डिवाइड डी बी बराबर है ए ई डैश डिवाइड ई डैश सी के, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए, पहले ध्यान देखिएगा, पहला ए डी डी बी ए ई सी, ए डी डी बी ए ई डैश सी, है ना, तो ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होगा, तो हम क्या करने वाले हैं भाई, हम लोग काम करने वाले हैं इक्वेशन नंबर, समीकरण नंबर, ठीक है ना, इक्वेशन वही समीकरण पहला और दूसरा से, पहला और दूसरा से क्या होगा भाई, देखिए ये दोनों बराबर, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होगा, तो ए ई डिवाइड ई सी बराबर किसके होगा, ए ई डैश डिवाइड ई डैश सी के, ठीक, तो ए ई कहाँ गया भाई, अच्छा ए ई सी और ए ई डैश सी, अच्छा ये हो गया ना भाई। अब सोचो कि हम लोग कैसे कह सकते हैं कि डी ई पैरेलल होगा, कब होगा, जब ये ई डैश ई पे रहे तब ना होगा, इसका मतलब हमको दिखाना होगा कि ई डैश ई है, ठीक तो कैसे करेंगे भाई, करना कुछ नहीं है, हमको एक काम करना है, सब दोनों में एक एक जोड़ देना है, मैथ में ऐसा होता है ना, दोनों तरफ एक जोड़ सकते हैं, तो जोड़ आ गया, देखिए ए ई डिवाइड ई सी, एक जोड़े इसमें +1, और ए ई डैश जो है ई डैश सी में भी मैंने एक जोड़ा, क्या फायदा हुआ जोड़ के, देखिए जोड़ के फायदा क्या होगा, बटे जोड़ करते हैं तो क्या होता है, ए तो ए रहेगा, ई सी बन जाएगा, कितना हो जाएगा, ई सी हो जाएगा, और नीचे में ई सी होगा, बराबर, देखिए तो ए ई डैश प्लस ई डैश सी बन जाएगी, ई डैश सी, नीचे में ई डैश सी हो जाएगा, है ना, और ए ई सी बताइए, देखिए ए ई सी दोनों ए सी के बराबर है कि नहीं है, इसका मतलब ए सी कर देंगे यहाँ पे, और नीचे में ई सी हो जाएगा, और ए डैश और ई डैश सी भी किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा, और यहाँ पे ई डैश सी आ गया, ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, इसका मतलब ई डैश सी ई सी बराबर है ई डैश सी के, सोचो ई सी जो है बराबर है ई डैश सी के, कब बराबर होगा भाई, जब ई डैश कहाँ रहेगा, ई पे रहेगा ना, तो या लिखेंगे, या तभी संभव है जब क्या हो भाई, ई डैश है ना ई पर हो, और अगर ई डैश ई पर है, इसका मतलब डी ई पैरेलल किसके है भाई, बी सी के, और ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। आप ध्यान दे देंगे इस चीज को बढ़िया से, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया जैसे 2012 में आया था, है ना, 2015 में आया है, 2021 में आया है, 2024 में आया है, अभी हाल फिलहाल में, ठीक है ना, 2017 में आया, मतलब कि आता रहता है ये दोनों,
इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है ना, समझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।